हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर फिज़िक्स क्लास and today's class we'll be continuing chapter number 9 of your NCERT book titled as Ray Optics. So as I was already discussing in the previous lecture about spherical refracting surface, and I had given you a basic idea कि spherical refracting surfaces होते क्या हैं, उनसे एसोसिएटेड कुछ पर्टिकुलर टर्म्स भी हमने आपको बता दिए थे। तो बच्चों लेट मी टेल यू कि स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन है चैप्टर नंबर 9 का, और आपके एग्ज़ाम के अंदर इसे 3 मार्कर क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सो दिस सेक्शन बिकम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 9। सो यहाँ पर जो बेसिकली हम डिस्कशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू स्फेरिकल सरफेसेस वो होता है रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस, और इसके ऊपर बेस्ड 6 अलग अलग डेरिवेशंस होती हैं, और वो 6 की 6 बच्चों इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि आपसे एग्जामिनर कभी भी उन 6 में से कोई भी एक डेरिवेशन पूछ सकता है। नाउ लेट मी टेल यू कि डेरिवेशंस कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बस एक बार आपको डायग्राम बनाना आ गया सो डेरिवेशन आप खुद भी कर सकते हो। दैट यू विल ऑटोमेटिकली रियलाइज़, जब मैं आपको 1-2 डेरिवेशन करवा दूंगा तो आपको खुद कॉन्फिडेंस आ जाएगा। एंड आई विल ऑल्सो बी गिविंग यू होमवर्क क्वेश्चंस। सारी डेरिवेशंस मैं नहीं करवाऊंगा, आई विल बी गिविंग यू सम डेरिवेशंस एज एन होमवर्क एक्सरसाइज। तो वो आपको खुद करनी होगी ताकि आप ये रियलाइज़ कर पाओ कि आपको करना आ रहा है या नहीं आ रहा। सो रिफ्रैक्शन एट अ स्फेरिकल सरफेस आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर बेसिकली 4 डेरिवेशंस हैं यूजिंग अ कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, और 2 डेरिवेशंस हैं यूजिंग अ कनकेव स्फेरिकल सरफेस। तो पहले हम बात करेंगे कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस के रिलेशनशिप से रिफ्रैक्शन के जो भी डेरिवेशंस हैं उनको डिराइव करेंगे। ओके, एंड आफ्टर दैट विल मूव ऑन टू कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस। तो बच्चों पहले मैं चाहता हूं कि आपको मैं बता दूं कि वो 6 डेरिवेशंस कौन कौन से हैं। तो पहला है रिफ्रैक्शन थ्रू कनकेव सरफेस, कनकेव स्फेरिकल सरफेस when object is in rarer medium। and image formed is real। आप आगे लिखोगे and image formed is real, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये सेम लाइन रिपीट होनी है तो मैं इसको पूरा ना लिखूँ। image formed is real, तो ये पहली डेरिवेशन होगी। अगली डेरिवेशन में क्या होगा बच्चों, रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स सरफेस ही होगा जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में ही होगा, बट जो इमेज फॉर्म होगी वो कौन सी होगी, वो इमेजिनरी होगी, वर्चुअल होगी, सॉरी, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। तो ये आपकी सेकेंड डेरिवेशन होती है इस कंसेप्ट के अंदर। थर्ड डेरिवेशन के अंदर फिर से आप कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस को यूज़ करते हो, बट उस समय पर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम में रखा हुआ होता है। सो थर्ड में क्या है, रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स होगा। ये सारा देखो कनकेव नहीं होगा, ये कन्वेक्स है सारे, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पर, कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हाँ, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन, ये दोनों केस थे व्हेन ऑब्जेक्ट वाज इन रेयर मीडियम। अब जो तीसरा केस आया है इसमें क्या है बच्चों कि ऑब्जेक्ट आपका डेंसर मीडियम में है, ऑब्जेक्ट इज इन डेंसर मीडियम और इमेज फॉर्म्ड इज रियल, इमेज फॉर्म्ड इज रियल। तो ये आपका थर्ड डेरिवेशन होगा, इसको भी आप डिराइव करोगे। फिर फोर्थ की अगर बात करें तो यहाँ पर भी हम फिर से कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस को यूज़ करेंगे, और यहाँ पर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम में रखा हुआ होगा। ये ऊपर के 2 केस थे जब हमारा ऑब्जेक्ट था रेयर मीडियम में, अब जो 3 और 4 केस है वो उसमें हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है डेंसर मीडियम में, तो यहाँ पर भी डेंसर मीडियम में है, बट जो इमेज फॉर्म होगी वो हमारी वर्चुअल होगी, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल। तो ये 4 केस हम लेते हैं यूजिंग
कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। अब बहुत ही ध्यान से देखो तो पहले दो केसेस के अंदर ऑब्जेक्ट हमारा रेयर मीडियम में है, बट एक केस में हमारे पास इमेज रियल है, एक में इमेज हमारे पास वर्चुअल है। थर्ड और फोर्थ केस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो डेंसर मीडियम में है, लेकिन जो इमेज है वो एक में रियल है, एक में वर्चुअल है। तो ये चार केसेस हो गए कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रिस्पेक्ट में। फिर दो केसेस आते हैं विद रेफरेंस टू कनकेव स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, जहाँ पर एक बार आपका रिफ्रैक्शन एट कनकेव spherical surface when object is in mirror medium। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर इमेज आपकी वर्चुअल ही बनती है कनकेव के केस में, इज इन रेयर मीडियम। तो यहाँ पर इमेज की हम कोई बात ही नहीं करेंगे। तभी इसके दो केसेस हैं, सिर्फ एक बार जब ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है रेयर मीडियम में और एक बार ऑब्जेक्ट आपका रखा हुआ है डेंसर मीडियम में, दैट्स इट। तो बच्चों ये 6 अलग अलग केसेस आप पढ़ते हो क्लास 12th के अंदर। डेंसर मीडियम दोनों ही केसेस में आपकी इमेज कौन सी होती है बच्चों? वर्चुअल इमेज बनती है 5th और 6th वाले केस में। ओके, सो दीज आर दी 6 डेरिवेशंस दैट यू नीड टू डू अंडर दिस सेक्शन। तो लेट मी टेल यू कि मैं आपको कौन कौन सी डेरिवेशन बच्चों करवाऊंगा। सो आउट ऑफ 5 and 6 आई विल ओनली बी डूइंग 5th डेरिवेशन। और फर्स्ट मैं आपको करवाऊंगा जहाँ पर आपका जो इमेज है वो रियल बन रही है और ऑब्जेक्ट आपका रेयर मीडियम में रखा हुआ है। सो दिस आई डू एंड आई विल डू दी सेकंड एज वेल, क्योंकि कभी कभी बच्चों को दिक्कत होती है कि वो वर्चुअल इमेज को प्लॉट नहीं कर पाते, उसको रियलाइज़ नहीं कर पाते। सो सेकंड ऑल्सो आई विल डू एंड थर्ड ऑल्सो आई विल ट्राई टू डू, दैट डिपेंड्स अपॉन द टाइम दैट वी हैव विद अस। बाकी 4th और 6th तो आपका होमवर्क फॉर श्योर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये आपने खुद करना है। अगर आपसे नहीं होता तो बताइएगा, I will make a separate lecture on 4th and 6th one. So let us discuss the very first case, that is refraction through convex spherical surface when object is in rarer medium and image formed is real. Now before I go on to these derivations, मैं चाहता हूँ कि मैं throughout derivations कुछ important conventions यूज़ करूँगा, कुछ साइन कन्वेंशंस यूज़ करूँगा, सो आपको पहले ही मालूम हो स्टार्टिंग में ही, ताकि आपको वहाँ पर कोई कन्फ्यूजन ना हो रिलेटेड टू दिस साइन कन्वेंशंस। सो आई हैड मार्क दी हेडिंग एज रिक्वायर्ड साइन कन्वेंशंस। तो बच्चों पहला कन्वेंशन हम वहाँ पर ये लेंगे, हर एक डेरिवेशन के अंदर सारी चीज़ें कॉमन होंगी कि ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी डिस्टेंस मेजर कर रहे हो पोल से मेजर करोगे। ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। पोल आई होप यू रिमेंबर कहाँ पर होता है, पोल ऑफ द स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। दिस इज द कन्वेंशन नंबर 1। अब कन्वेंशन नंबर 2 अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट विल बी टेकन एज पॉजिटिव। द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ propagation of incident light are taken as positive. That you will come to know when I will be doing derivation. मतलब क्या है इसका, अभी आपने इनको लिख लेना है, ये सब के लिए जर्नल होंगे, ऑल द 6 डेरिवेशन के लिए पॉजिटिव। अगला इससे उल्टा होगा, दैट आप खुद लिखो इसको, द डायरेक्शंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। जो देखो प्रोपोगेशन का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में हमारी इंसिडेंट लाइट ट्रेवल कर रही है उस डायरेक्शन में हम जो भी डिस्टेंस को मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा। उसके अपोजिट में अगर कोई मेजर करता हूँ मैं डायरेक्शन या फिर डिस्टेंस तो उसको मैं नेगेटिव लूँगा। वो बात मैंने यहाँ पर लिखी है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर ये है द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द प्रोपोगेशन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज नेगेटिव। दिस वाज द कन्वेंशन नंबर 4। कन्वेंशन नंबर 5 है दैट द डिस्टेंस मेजर्ड इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। कि अगर आप कोई डायरेक्शन ले रहे हो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस तो उसको आप पॉजिटिव लोगे और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आप नेगेटिव लोगे। वो पॉइंट नंबर 5 हो जाएगा।
So the distance is measured above the principal axis are taken as positive. पॉइंट नंबर 5 इसका जस्ट अपोजिट है, द डायरेक्शन मेजर्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। तो ये आप खुद लिखोगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 आप खुद मेंशन करोगे। पॉइंट नंबर 4 में आप एक बात और ऐड कर सकते हो ताकि कन्फ्यूजन ना हो आपको आगे चल करके कि ये वाले रूल तो हमारे होल्ड करेंगे ही, उसके साथ हम रूल नंबर 4 को लिख रहे हैं, दैट द डिस्टेंस इज मेजर्ड इन, आप यहाँ पर लिख सकते हो इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ताकि आपको पॉइंट नंबर 2 और 3 याद रहे। इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। सो बच्चों ये 5 ऐसे कन्वेंशंस हैं दैट आई विल बी यूजिंग in all the derivations. Apart from these 5 conventions, I'll also be taking or assuming some assumptions, क्योंकि उनको भी मैं आगे अब बच्चों यूज़ करूँगा। assumptions are very important. So 3 assumptions आप बेसिकली लेते हैं। पहला assumption आप लेते हैं कि the aperture, I hope you remember the word aperture, of spherical refracting surfaces are या फिर इज स्मॉल। एजम्पशन नंबर 2 जो आप लेते हो वो है कि ऑब्जेक्ट इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड लाइज ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द एजम्पशन नंबर 2। अपने सारे एजम्पशंस माइंड में रखने हैं बिकॉज ऑल दीज एजम्पशंस विल बी कंसिडर्ड बाय मी इन दी डेरिवेशंस। अब बात करते हैं एजम्पशन नंबर 3 की। सो वो कहता है, आप इसको खुद लिखो, थोड़ा लेंथी है, द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द स्फेरिकल सरफेस मेक स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस इज द एजम्पशन नंबर 3। सो आई होप कि आपने सारे साइन कन्वेंशंस और सारे एजम्पशंस मार्क कर लिए हैं। अब एक बार मैं चाहूँगा कि बिफोर यू मूव ऑन टू दी डेरिवेशन आप एक बार आराम से बैठ कर के सभी को एक बार खुद पढ़ो और समझने की कोशिश करो, ताकि जब हम इनको यूज़ करें तो जैसे ही मैं कहूँ कि मैं इस एजम्पशन को यूज़ कर रहा हूँ तो आप समझ जाओ, एंड मैंने ऐसे कि मैं इस साइन कन्वेंशन को यूज़ कर रहा हूँ तो आप वहाँ पर भी उसको समझ जाओ। सो आई एम टर्निंग द पेज टू मूव ऑन टू दी डेरिवेशन सेक्शन। सो बच्चों मैंने हेडिंग मार्क कर दी है कि हम कर रहे हैं डेरिवेशन नंबर 1, दैट इज़ कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस हमारे पास है, जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, इस मीडियम में होगा, दैट इज़ इन दी रेयर मीडियम। और जो हमारी इमेज होगी वो कहाँ पर फॉर्म होगी, वो फॉर्म होगी बच्चों इन द इमेज फॉर्म्ड इज़ रियल, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि वो इस वाले मीडियम में फॉर्म होगी, इन द डेंसर मीडियम। सो मैंने आपसे पहले ही कहा है कि अगर आपने इन डेरिवेशंस के अंदर डायग्राम बनाना सीख लिया तो आपने यहाँ पर डेरिवेशन करनी भी सीख ली, क्योंकि डेरिवेशन के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो आपको कंफ्यूज करेगा। एवरीथिंग इज़ वेरी वेरी सिंपल, बस डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अगर आपने उसको बनाना सीख लिया तो आपको डेरिवेशन करनी आ गई। सो बच्चों आई एम यूजिंग द एजम्पशन नंबर 1 कि मेरे पास जो मेरा ऑब्जेक्ट है, इट इज़ द एजम्पशन नंबर 2 कि मेरे पास जो मेरा ऑब्जेक्ट है वो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है और वो प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करता है। तो मैंने यहाँ पर यूज़ किया अपना एजम्पशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है कि इसकी इमेज फॉर्म करनी है। इमेज कैसी होनी चाहिए बच्चों, रियल इमेज होनी चाहिए। तो इस ऑब्जेक्ट से एक लाइट रे जाएगी और इस अपर्चर पर फॉल हो जाएगी, द लाइट विल फॉल ऑन दिस अपर्चर। अब बताइए इस इंसिडेंट लाइट के रिस्पेक्ट में नॉर्मल कहाँ पर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है भाई नॉर्मल कुछ इस तरह से होगा, दिस इज़ दी नॉर्मल। आई होप कि आपको ये दिख रहा होगा, मैं थोड़ा डार्क बाद में कर दूंगा व्हेन आई ड्रॉ द कंप्लीट डायग्राम। सो दिस वाज द इंसिडेंट लाइट, नाउ दिस इज़ दी नॉर्मल। तो इन दोनों के बीच का एंगल कहलाता है बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अब क्या हुआ, लाइट ट्रेवल कर रही है फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, सो इट विल ट्रेवल टूवर्ड्स दी नॉर्मल, यानी कि इसने जाना था ऐसे,
बट ये भी अब ये ट्रेवल करेगी टूवर्ड्स द नॉर्मल एंड एज इट हैड टू फॉर्म अ रियल इमेज, तो ये कहीं इस पॉइंट पर आकर के यहाँ पर मीट करेगी टू फॉर्म अ रियल इमेज। तो ये कुछ बच्चों इस तरह से आएगी और मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर इसने हमें अपनी दे दी रियल इमेज आई। सो दिस इज़ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, this is the position of the image, this is our normal, this is the aperture, okay। so अगर आपने बच्चों इतना डायग्राम प्लॉट कर लिया सो ऑलमोस्ट यू आर डन विद द डेरिवेशन, क्योंकि आगे का पार्ट बहुत ही सिंपल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट डाउन समथिंग अबाउट द अबव इमेज। तो आप नीचे लिखोगे दैट फिगर शोज अ कन्वेक्स spherical refracting surface having refractive index n2 मान लो इसका। फिगर शोज अ कन्वेक्स स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 placed in a rarer medium of refractive index n1 of refractive index n1, यानी कि मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस को डिफाइन कर दिया। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है बच्चों n2 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपका n1। अब आगे चलते हैं और डिफाइन करते हैं इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, और यहाँ पर आप लिख सकते हो ऑब्वियस सी बात है भाई n2 की वैल्यू n1 से बड़ी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। फिर आगे चलते हैं, अब हम लिखते हैं बच्चों ऑब्जेक्ट के बारे में दैट अ पॉइंट ऑब्जेक्ट O lies on the principal axis at a distance u from the pole, at a distance u small u from the pole, from पोल, कैपिटल P से डिनोट कर रहा हूँ बच्चों मैं पोल को, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि ये मेरे पास मेरा पोल होता है। सो दिस इज़ माई कैपिटल P। सो वो कह रहा है भाई O और P के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल u है, दिस इज़ स्मॉल u। उसके बाद बच्चों हम कहते हैं कि AC हमारा नॉर्मल है। फिर आप लिखोगे दैट AC इज़ द नॉर्मल टू कन्वेक्स सरफेस। हमने इसको नाम दे दिया बच्चों AC। ये हमारा पॉइंट A हो गया, ये हमारा पॉइंट नंबर C हो गया। सो दिस इज़ आवर नॉर्मल। फिर आप आगे लिखोगे दैट आफ्टर रिफ्रैक्शन एट A, आफ्टर रिफ्रैक्शन एट A the refracted ray meets the principal axis at I, which is the real image of the object। आगे आप इसको लिख सकते हैं। फिर हम आगे ये मान लेते हैं कि the distance of image I from the pole of convex surface is V। बस इतने बच्चों आपकी इसमें थ्योरी थी। आगे का सेक्शन बहुत ही सिंपल है कि हमने इसको V मान लिया, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द पोल। मतलब यहाँ पर अगर आप देखो तो हमने सिर्फ उस अबव डायग्राम को यहाँ पर वर्ड्स में लिख दिया है ताकि हमारे एग्जामिनर ये समझ पाए कि हमने ऊपर क्या क्या कैसे कैसे बनाया है। सो बच्चों अब शुरू होती है हमारी डेरिवेशन। डेरिवेशन के अंदर जो सेक्शन नंबर 1 है वो ये है कि हम मानते हैं कि हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फ़ा, बीटा और गामा एंगल बनाते हैं।
ये हमारा पहली अप्रोच होती है कि पहले हम ये मानते हैं कि हमारी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ अल्फ़ा, बीटा और गामा एंगल बनाते हैं। उसके बाद हमारा जो स्टेप नंबर 1 होता है वो होता है टू डिटरमाइन दी वैल्यूज़ ऑफ आई एंड आर इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ये हमारा स्टेप नंबर 1 होता है हर एक डेरिवेशन के अंदर। ये कॉमन स्टेप्स हैं सभी में कि पहले आप ये लिखोगे कि जो भी एंगल आपकी रेज बना रही है उनको मार्क कर दोगे। उसके बाद आप रिलेशनशिप निकालोगे बिटवीन आई एंड आर। तो आइए देखते हैं उनको कैसे निकालते हैं। सो पहले आप लिख दोगे दैट लेट अल्फ़ा, बीटा एंड गामा बी दी एंगल्स मेड बाय इंसिडेंट रे, कॉमा refracted ray and the normal with the principal axis। जो हमने ऊपर ऑलरेडी प्लॉट कर दिया है। अब आता हमारा स्टेप नंबर 1, वो होता है बच्चों टू डिटरमाइन दी वैल्यूज़। मतलब इसको अपने डेरिवेशन के अंदर नहीं लिखना है, बस मैं आपको लिखवा रहा हूँ ताकि आपको जनरली ये याद रहे। आपने इसको ध्यान रखना, मार्क नहीं करना अपने डेरिवेशन के अंदर, बट अपनी नोटबुक के अंदर आप इसको लिख सकते हो। स्टेप नंबर 1 होता है कि टू डिटरमाइन दी वैल्यूज़ ऑफ आई एंड आर। ये आपने निकालना होता है इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। सो देखो उसको निकालते कैसे हैं। बहुत ही सिंपल होता है, बस थोड़ी ज्योमेट्री के रूल्स आपको मालूम होने चाहिए, स्पेशली कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। अगर आप ध्यान से देखो तो आई एंगल आपका यहाँ पर है, तो आई एंगल ये देखो ध्यान से, ये जो ट्राइंगल है हमारा ए सी ओ जो हमारे पास ट्राइंगल है, इसमें आप ध्यान से देखो तो जो हमारा एंगल आई है वो एक्सटीरियर एंगल है। सो हम आई को लिख सकते हैं एज द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, यानी कि हम एंगल आई को लिख सकते हैं दैट एंगल आई इज इक्वल टू एफ अल्फ़ा प्लस गामा। हमने आई को एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा और गामा सिर्फ इस फिगर को देख करके। सिमिलरली आप ध्यान से देखो तो इस ट्राइंगल के अंदर ए सी आई के अंदर जो अल्फ़ा एंगल है, ये जो गामा एंगल है, सॉरी गामा एंगल को आप लिख सकते हो एज द सम ऑफ आर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड बीटा, क्योंकि ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। ट्राइंगल ए सी आई के अंदर इस ट्राइंगल को अगर आप देखो तो जो ये साइड सी आई है, इसके एक्सटेंडेड पार्ट में जो एंगल बना है आपका गामा, दिस इज़ द एक्सटीरियर एंगल टू दिस पर्टिकुलर ट्राइंगल। तो आप लिख सकते हो कि गामा होगा बीटा प्लस आर। तो आपने देखा कि हमने रिलेशनशिप निकाल लिया बिटवीन आई एंड आर विद रिस्पेक्ट टू अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो ऐसे आप निकालते हो, बस अगर आपका फिगर ठीक से बना हुआ है तो आप उसको रियलाइज़ कर पाओगे और यहाँ पर उसको लिख पाओगे। बस यही एक मेन स्टेप है, इसके आगे सारे स्टेप्स हर एक डेरिवेशन के अंदर कॉमन होंगे। तो बच्चों अब हम उसी बात को लिख देते हैं दैट फ्रॉम ट्राइंगल AOC हमारे पास आया कि एंगल आई जो था दैट वाज द सम ऑफ अल्फ़ा प्लस गामा, एंड फ्रॉम ट्राइंगल AIC हमारे पास आया कि जो गामा है दैट इज़ इक्वल टू आर प्लस बीटा। बट क्योंकि हमें आर निकालना है इन टर्म्स ऑफ दी अदर वेरिएबल्स, तो आप लिख सकते हो कि आर जो होगा आपका वो होगा गामा माइनस बीटा। बस हम बीटा को उधर ले गए। सो अब देखो हमने आर और आई को डिटरमाइन कर लिया इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि ये जो अल्फ़ा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, इन सब की वैल्यूज़ निकालते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। सॉरी माय टंग स्लिप्ड, नॉट पाइथागोरस थ्योरम। लेट मी शो यू कि हम क्या करते हैं। ये देखो ध्यान से, ये आपके पास वो फिगर था। अब हम क्या करेंगे कि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे फ्रॉम दिस पॉइंट ए टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस। तो मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा, AN मैंने नाम दे दिया इसको, AN मैंने नाम दे दिया कि आई हैड मेड अ परपेंडिकुलर फ्रॉम A एंड N, दिस इज़ 90 डिग्री। तो ऑब्वियसली बात ये भी 90 डिग्री होगा आपका। सो अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हमारे पास ये अलग अलग राइट एंगल ट्रायंगल आ चुके हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल आपके पास AON है,
एक आपके पास ANC है, एक आपके पास ANI है। तो इन सारे राइट एंगल ट्राइंगल में हमने मान रखा है कि अल्फ़ा, बीटा और गामा हमारे बहुत ही छोटे एंगल्स हैं। अगर आप देखो अपने एजम्पशंस को तो वहाँ पर आपको दिख जाएगा कि हमने अल्फ़ा, बीटा और गामा को बहुत ही छोटा माना है। ये हमारा एजम्पशन है, अभी आपको लिखवा देंगे हम। तो यहाँ पर हम वो वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे कि अगर हमारा एंगल छोटा होता है तो हमारा टेन थीटा क्या होता है बच्चों? टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर हमारा थीटा बहुत ही छोटा होता है तो हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा के प्लेस में सीधा थीटा लिख सकते हैं कि थीटा होगा हमारा P/B, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो हम यही रिलेशनशिप यहाँ पर यूज़ करेंगे कि हम अल्फ़ा निकाल लेंगे। अल्फ़ा क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि AN अपॉन ON। सिमिलरली हम गामा निकाल लेंगे, वो क्या होगा हमारा? परपेंडिकुलर AN अपॉन बेस, यानी कि NC। सिमिलरली हम बीटा निकाल लेंगे, वो क्या होगा हमारा? AN अपॉन NI। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस तरह से हम अल्फ़ा, बीटा और गामा को निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल्स। ठीक है, नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट। सो अब आप आगे लिखोगे कि वी ड्रॉ AN परपेंडिकुलर टू दी प्रिंसिपल एक्सिस। ये हम बच्चों ड्रॉ कर रहे हैं, और आप ऊपर एक बात लिख देना, वही वाली बात कि अल्फ़ा, बीटा एंड गामा आर वेरी स्मॉल एंगल्स, ये हमारा एजम्पशन है, ये हमने ऐसा माना। सो इस वजह से हम ये यूज़ कर सकते हैं रिलेशनशिप कि यूजिंग द रिलेशनशिप कि जो थीटा हमारा होता है वो होता है बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आप जैसे कि मैंने बताया था अभी, आप अल्फ़ा निकाल लोगे, अल्फ़ा की वैल्यू होगी आपके पास AN अपॉन NO, जो आपके पास गामा होगा बच्चों वो होगा AN अपॉन NC, और जो आपके पास बीटा होगा वो होगा AN अपॉन NI। और ध्यान रखना ऑल दी लेंथ्स आर मेजर्ड फ्रॉम दी पोल। ये मैंने आपको पॉइंट नंबर 1 लिखवाया था इन दी साइन कन्वेंशंस कि मैं सारे लेंथ को मेजर करूँगा, सारी डिस्टेंस को मेजर करूँगा फ्रॉम दी पोल। तो ध्यान रखना कि जब आप इसको लिख रहे हो ना NO, तो ON मत लिखना। ON लिखोगे तो आप डिस्टेंस को मेजर नहीं कर रहे हो फ्रॉम दी पोल, और वो आपका डेरिवेशन को रॉन्ग कर देगा। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। अगर आप ON लिख रहे हो तो मतलब है कि आप O से N की तरफ जा रहे हो, तो हम फिर डिस्टेंस मेजर ही नहीं कर रहे फ्रॉम दी पोल। मैंने पहला आपको लिखवाया था साइन कन्वेंशन के अंदर कि हम सारे डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे फ्रॉम दी पोल, यानी कि हम हमेशा पोल से बाकी तरफ जाएंगे। तो आप हमेशा NO लोगे, आप हमेशा NC लोगे, आप हमेशा NI लोगे। ऐसा मत करना कि IN ले लो, तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। NI का मतलब है फ्रॉम N टू I। अगर आप लिखोगे IN तो उसका मतलब हुआ फ्रॉम I टू N, तो वो आपके साइन कन्वेंशन को गलत कर देगा, तो आपकी डेरिवेशन गलत हो जाएगी। सो ये छोटी छोटी बातें अपने ध्यान में रखनी है। सो एक बार अगर आपने अल्फ़ा, बीटा और गामा को ऐसे एक्सप्रेस कर लिया तो आप I को भी इन टर्म्स में एक्सप्रेस कर दोगे कि आपका I जो होगा बच्चों वो क्या होगा? I आपका होगा अल्फ़ा प्लस गामा, यानी कि AN अपॉन ON प्लस गामा आपका है AN अपॉन NC। सिमिलरली आपका जो R होगा गामा माइनस बीटा, यानी कि AN अपॉन NC माइनस बीटा, बीटा है आपका AN अपॉन NI। अब हम बच्चों क्या करेंगे कि अपना एजम्पशन यूज़ करेंगे। एजम्पशन नंबर 1 कि हमने कहा था कि भाई हमारा जो एपर्चर है बहुत छोटा है, तो जो पॉइंट N है वो बहुत ही करीब होगा पॉइंट P के। लेट मी शो यू वंस। ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एजम्पशन है। एजम्पशन नंबर 1 में बात कर रहा हूँ कि हमने कहा था कि जो हमारा एपर्चर है बहुत ही छोटा है, सो उसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो पॉइंट P है वो बहुत ही करीब होगा N के। तो मैं अगर N लिखूँ या फिर P लिखूँ बात एक ही होगी। तो मैं जहाँ पर मैंने N लिखा है उन सबको मैं P से रिप्लेस कर दूँगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस AN को तो नहीं करूँगा, बट जो मैंने डिस्टेंस NC लिया है उसमें PC लिख दूँगा, जो मैंने NI लिया है उसको मैं PI लिख दूँगा, जो मैंने NO लिखा है उसको मैं PO लिख दूँगा। AN एज इट इज रहेगा, AN से हमें फ़र्क भी नहीं पड़ा कुछ। सो ये N और P क्योंकि बहुत पास में है
तो आप चाहे एन सी लो या फिर पी सी लो, बात एक ही है। सो हमने एजम्पशन नंबर 1 को यूज़ करके एन को रिप्लेस कर देंगे पी से। सो बच्चों आई डोंट हैव स्पेस ओवर हेयर, सो आई नीड टू टर्न माई पेज। तो आप ये लिखो, आई एम टर्निंग द पेज। ये देखो मैंने यहाँ पर वो बात लिख दी है कि एपर्चर हमारा बहुत छोटा है, सो पॉइंट एन पॉइंट पी के बहुत ही पास में लाई करेगा। तो उससे होगा क्या कि आप लिख सकते हो कि जो आपका एंगल आई था वो बराबर हो जाएगा बच्चों ए एन अपॉन एन, ओ के प्लेस पर आप लिख दोगे बच्चों पी ओ, प्लस ए एन अपॉन इन प्लेस ऑफ पी सी, सॉरी एन सी आप लिख दोगे बच्चों पी सी। सिमिलरली आप आर्क में भी ऐसे ही करोगे, ए एन अपॉन पी सी माइनस ए एन अपॉन पी आई लिख दोगे इसको। ओके, सो एक बार बच्चों आपने आई और आर निकाल लिया, आपका स्टेप नंबर 1 पूरा हो जाता है। यहाँ पर आके आपका स्टेप नंबर 1 पूरा होता है। अब स्टेप नंबर 2 बहुत ही सिंपल है, बस आपने स्नेल्स लॉ लगाना है। ओके, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आपने एग्जाम में से नहीं लिखना है स्टेप नंबर 2 कि आपने लगाना है बच्चों स्नेल्स लॉ। सो आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ। हमें अच्छे से मालूम है स्नेल्स लॉ कहता है कि भाई साइन आई अपॉन साइन आर होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम इन विच द रिफ्रैक्टेड रे इज एंटरिंग। तो बताओ रिफ्रैक्टेड रे किस मीडियम में एंटर कर रही है? इट इज़ एंटरिंग इन द डेंसर मीडियम, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों? n2 है। तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। तो मैं इसको लिख सकता हूँ n2 अपॉन n1। और आपको बच्चों स्नेल्स लॉ अच्छे से लगाना आना चाहिए। अगर आपको ये लगाना नहीं आता तो आप आगे की डेरिवेशन में शायद फेल हो जाओ। तो स्नेल्स लॉ मैं आपको फिर बता रहा हूँ कैसे लगाते हैं कि आप उस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर करते हो जिसके अंदर आपका रिफ्रैक्टेड रे एंटर कर रही है। तो इस वाले केस में आपकी रिफ्रैक्टेड रे एंटर कर रही थी इन द मीडियम हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2। तो साइन आई अपॉन साइन आर होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। तो विद रिस्पेक्ट टू 1 लिख करके हमने उसको डिवाइड कर दिया। आई हैड ऑलरेडी टोल्ड कि वो कैसे होता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर हो जाएगा n2 अपॉन n1। अब हमें अच्छे से मालूम है कि हमारा एंगल आई और एंगल आर बहुत छोटे हैं। तो आप लिखोगे दैट सिंस एंगल आई एंड एंगल आर आर ऑल्सो स्मॉल, तो उससे हमारा क्या होगा? साइन आई के बराबर हो जाएगा, साइन आर के बराबर हो जाएगा। तो आई अपॉन आर जो है आपका वो बराबर हो जाएगा n2 अपॉन n1 के। सो लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा बच्चों n1 इंटू आई इज इक्वल टू आर इंटू n2। आई होप यू हैव नो प्रॉब्लम इन दिस। नाउ लेट मी से दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। सो आप लिखोगे that using equation number 1 and equation number 2 हमारे पास आएगा n1। i की वैल्यू क्या थी बच्चों? an अपॉन, यहाँ से देखो ये है an अपॉन पी ओ प्लस an अपॉन पी सी। ये आपके पास i की वैल्यू है। सो n1 इंटू आई इज इक्वल टू n2 इंटू आर। आर बता दो क्या है फिर? आर है आपका बच्चों an अपॉन पी सी माइनस an अपॉन पी आई। तो ध्यान से देखो an से an कैंसिल हो जाएगा। an ऊपर दोनों जगह है तो कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर an आ जाएगा, यहाँ पर भी an है तो कॉमन लोगे बाहर आ जाएगा। सो an से an कैंसिल हो जाएगा। सो हमारे पास आएगा n1 अपॉन पी ओ प्लस n1 अपॉन पी सी। मैं उनको सब मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, an हमने कैंसिल कर चुके हैं, इज इक्वल टू n2 अपॉन पी सी माइनस n2 अपॉन, जस्ट अ मिनट शायद आपको ना दिख रहा हो बच्चों, n2 अपॉन पी आई। दिस इज़ व्हाट वी हैड गॉट। अब जो सेम टर्म्स हैं उन्हें एक तरफ ले जाओ, यानी कि पी सी यहाँ पर भी है, पी सी यहाँ पर भी है, तो पी सी के टर्म्स को एक तरफ ले जाओ और पी आई को इधर ले आओ। सो आपके पास होगा n1 अपॉन पी ओ, यहाँ पर माइनस था तो यह इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा। सो प्लस n2 अपॉन पी आई, दिस इज इक्वल टू n2, यहाँ पर था ये पॉजिटिव, यहाँ पर आके बच्चों नेगेटिव हो जाएगा। सो n2 माइनस n1 अपॉन पी सी। मैंने एलसीएम ले लिया क्योंकि दोनों तरफ पी सी था तो मैंने पी सी को बाहर कॉमन ले लिया। तो अब बच्चों हम क्या करेंगे? दिस वॉज स्टेप नंबर 2। हमने स्नेल्स लॉ को यूज़ करा और ये हमने रिलेशनशिप निकाल ली। बस अब हमें
ऑलमोस्ट वी आर डन। बस हमें पी ओ के प्लेस पर जो डिस्टेंस है बिटवीन पोल और ऑब्जेक्ट के बीच में विच वॉज यू, हमने माना था स्टार्टिंग में, वो लिख देंगे। पी आई के प्लेस पर लिख देंगे बच्चों वी, डिस्टेंस बिटवीन इमेज एंड दिस पोल। और पी सी आपका क्या है? पी सी है बच्चों आपका द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो वो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि कैपिटल आर। सो अब बस हमें पी ओ निकालना है, पी आई निकालना है, पी सी निकालना है, वी आर डन। सो आप लिखोगे, ये आपका स्टेप नंबर 3 है, अप्लाइंग न्यू साइन कन्वेंशंस, या फिर न्यू हमने क्यों लिखा, अप्लाइंग साइन कन्वेंशंस। हमारे पास आएगा कि जो पी ओ हमारे पास क्या होगा, पी सी हमारे पास क्या होगा, पी आई हमारे पास क्या होगा। अब ये आपने बहुत ध्यान से देखना है कि ये वैल्यूज़ होंगी क्या क्या। देखो यहाँ पर आपको साइन का ही बड़ा ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप देखो हमने साइन कन्वेंशन पहले ही बिगनिंग में कह दिया था कि वी आर मेजरिंग ऑल द डिस्टेंसेस फ्रॉम द पोल, और डिस्टेंसेस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट आर टेकन एज पॉजिटिव, और अगर आप किसी डायरेक्शन को मेजर कर रहे हो अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट तो उसको आप नेगेटिव लोगे। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि हम फिर से डायग्राम के पास जाएं और देखें पी ओ हमारे पास कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो बच्चों ध्यान से देखो, ये आपके पास वो फिगर था, हमें निकालना है पी ओ, हमें निकालना है पी आई और हमें निकालना है पी सी। हम उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं जो हम इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में ले रहे हो। तो पहले देखो पी ओ आया है तो हम पी से ओ की तरफ आ रहे हैं, तो बताओ क्या ये डायरेक्शन इंसिडेंट लाइट के डायरेक्शन में है? बिल्कुल नहीं, उससे अपोजिट में हम जा रहे हैं। देखो जो हमारी इंसिडेंट रे है वो ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और हम डायरेक्शन कहाँ से मेज़र कर रहे हैं? पी से ऊपर मेज़र कर रहे हैं, यानी कि हम उल्टा आ रहे हैं। सो हम इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे, यानी कि जो हमारा पी ओ होगा वो माइनस ऑफ यू होगा। इज़ दिस क्लियर टू यू? पी ओ जो होगा वो माइनस ऑफ यू होगा, ना कि प्लस यू। नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि हम डायरेक्शन ले रहे हैं अपोजिट टू दी डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट। अगर हम बात करें पी आई की तो हम पी से आई की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा डायरेक्शन ऑफ लाइट देखो, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट वो ऐसे है, और पी आई में भी हम ऐसे ही जा रहे हैं, आगे ही जा रहे हैं, तो पी आई हमारा क्या होगा? प्लस वी ही होगा, नो डाउट। पी सी की अगर हम बात करें तो पी सी भी हम अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट ही जा रहे हैं, तो इसको भी हम पॉजिटिव आर ही लेंगे, यानी कि बस हमारा पी ओ नेगेटिव होगा, बाकी दोनों पॉजिटिव होंगे। सो बच्चों यहाँ पर आप लिख दोगे कि पी ओ आपका माइनस यू है, पी सी आपका कैपिटल आर है, और पी आई आपका स्मॉल वी है। एंड लेट मी सी, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 3। सो आप लिख दोगे हेंस इक्वेशन नंबर 3 कैन बी रिटन एज, ये पी ओ आपका माइनस यू है, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस n1 अपॉन यू प्लस n2 अपॉन वी is equal to n2 minus n1 upon r, and that is your final derivation that you need to derive. So बच्चों this is how you derive the expressions for refraction to spherical refracting surface. यहाँ पर बेसिकली हमने 3 स्टेप्स उठाए हैं। देखो डायग्राम अगर आपने बना लिया तो आप आई को और आर को निकाल लोगे इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, ठीक है। फिर अल्फ़ा और बीटा और गामा को निकालना इन टर्म्स ऑफ द लेंथ इज़ वेरी सिंपल। आपने देखा कि हम बस परपेंडिकुलर अपॉन बेस हमने लिखना है, वो आता रहेगा हमारे पास। उसके बाद आपने स्नेल्स लॉ लगाना है, जो आपको बहुत ही अच्छे से लगाना आता है। एंड वंस यू अप्लाई स्नेल्स लॉ, ये आपको मालूम ही है कि ये वैल्यूज़ क्या क्या है, आई की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है, उनको पुट करना है। बाद में बस आपने ये साइन कन्वेंशन यूज़ करके कि अगर हम मूव कर रहे हैं अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, सॉरी अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, तो हम डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे बड़ा उसको नेगेटिव लेंगे, वो अप्लाई करना है, यू आर डन। ठीक है, थ्योरी ज़्यादा है नहीं बच्चों इसमें, मैंने इस बार आपको इसलिए लिखवाई पहले डेरिवेशन के अंदर क्योंकि आपका पहला डेरिवेशन था, एंड आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग वेरी डीपली, ताकि आप
जब हम अगले लेक्चर में आपको बचे हुए डेरिवेशंस करवाएंगे तो आपको वो बहुत ही आसान लगेंगे। आई होप कि ये भी आपको आसान लगा हो, बट थोड़ा लेंदी हो गया। सो मे बी आपको लगा हो कि भाई बहुत डिफ़िकल्ट है, बट इट्स नॉट सो। मैं चाहता हूँ कि एक बार आप पूरे को इसको रिकॉल करो, फिर मैं लेक्चर को एंड करूँगा। आप ध्यान से देखो हमने करा क्या किया, बहुत ही सिंपल। एक बार हमारे पास डायग्राम आ गया, फिर हमने क्या किया, फिर हमने पहला स्टेप लिया कि हम एंगल आई को एक्सप्रेस कर पाएँ इन टर्म्स ऑफ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो ये तो देखो आप निकाल भी सकते हो हैंड्स ऑन, या फिर सिर्फ 6 ही तो डेरिवेशंस हैं, तो उन 6 डेरिवेशंस के लिए आप इनको याद भी तो रख सकते हो ना। आप फिगर को ध्यान से देखो और उनको याद रख लो, कोई बड़ी बात नहीं है फर्स्ट 6 डेरिवेशन को याद रख पाना। अगर आपको एक बार ये आ गया तो बच्चों देखो अल्फ़ा, बीटा और गामा तो ये आप खुद भी निकाल सकते हो, कितना सिंपल सा रिलेशनशिप है इनके बीच में। सो दिस कैन बी फाउंड आउट बाय योर सेल्फ। और एक बार वो आ गए तो आई और आर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर एक बार अगर आपके पास आई और आर आ गए तो बस आपने इस एन को पी से रिप्लेस कर देना है, दैट्स इट। फिर आपने लगाना है स्नेल्स लॉ और उसके बाद साइन कन्वेंशन, यू आर डन। तो बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है। डू नॉट वरी अबाउट दीज डेरिवेशंस। इन टुमारोज लेक्चर विल डू द रिमेनिंग डेरिवेशन, बट मैं चाहूँगा कि आप एक बार खुद भी बाकी के ट्राई करो। ट्राई ड्राइंग द डायग्राम बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको वो आ गया तो आपको पूरी डेरिवेशन आ गई। सो इस डेरिवेशन को एक बार और पढ़ना। फॉर टुडेज़ लेक्चर दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। थैंक यू वेरी मच।